बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को तफसील के साथ पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज यानी कार्बोहाइड्रेट के ज़राए कौन कौन से हैं। सोर्स का मतलब होता है ज़राए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। सोर्सेज इसके क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे और उसके इस्तेमालात हम पढ़ेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज या कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये सादा और पेचीदा भी होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इनके सोर्सेज भी मुख्तलिफ हैं, यानी ये भी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वहाँ से ये हासिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से ये हासिल होते हैं। सोर्सेज सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये हासिल कहाँ से होते हैं, इनके ज़राए कौन कौन से हैं। उसके बाद हम इसके इस्तेमालात पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जो है वो सोर्सेज को पढ़ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से हासिल करते हैं या कहाँ से ये मिल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज इसकी ये हैं कि जो सादा शुगर है, जैसे हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड, जो सादा शुगर होते हैं, सादा शुगर मिसाल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज, इनके सोर्सेज जो हैं ये फल, सब्जियां और शहद हैं। सादा शुगर मसलन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज, इनके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, फल, सब्जियां और शहद इनका सोर्सेज हैं। ये सादा जो शुगर्स हैं, जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी शुगर्स की, ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट टाइप, तो ये सादा शुगर्स हैं, ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज इनको कहते हैं। तो ये फल, सब्जियां और शहद से हासिल होते हैं। उसके बाद है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये डाईसैकेराइड्स होते हैं। डाईसैकेराइड्स मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये दो यूनिट्स देते हैं, इनको डाईसैकेराइड्स कहते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज डाईसैकेराइड्स हैं। ये ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। डाईसैकेराइड भी हम इसको कहते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये डाईसैकेराइड्स हैं। यानी हम ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स ये कहाँ से हासिल होते हैं। तो जो डाईसैकेराइड्स हैं इनमें सुक्रोज है। सुक्रोज ये गन्ने, चुकंदर और फलों में पाई जाती है। सुक्रोज ये गन्ने, चुकंदर और फलों में पाई जाती है। लैक्टोज की बात करते हैं। जो लैक्टोज हैं जो ग्लूकोज और गलैक्टोज पर मुश्तमिल होते हैं, यानी लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज और गलैक्टोज पर मुश्तमिल होता है। तो दूध और डेयरी की जो अशिया हैं उनमें पाई जाने वाली अहम शुगर है लैक्टोज। जो ग्लूकोज और गलैक्टोज पर मुश्तमिल होता है तो ये दूध और डेयरी की अशिया में पाई जाती है। तो पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कि लैक्टोज क्या होते हैं। तो लैक्टोज जो होते हैं ये ग्लूकोज और गलैक्टोज पर मुश्तमिल होते हैं और ये दूध और डेयरी की जो अशिया होती हैं उनमें पाई जाने वाली अहम शुगर है। ये दूध के अंदर जो नेचुरली शुगर पाई जाती है, दूध के अंदर जो मीठा पाया जाता है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। तो लैक्टोज जो है दूध और डेयरी की अशिया में पाया जाता है। माल्टोज ये दो ग्लूकोज मालिक्यूल पर मुश्तमिल डाईसैकेराइड है जो अनाज यानी सीरियल में पाई जाती है। माल्टोज दो ग्लूकोज मालिक्यूल पर मुश्तमिल डाईसैकेराइड है जो अनाज में पाई जाती है। तो माल्टोज क्या होता है, दो ग्लूकोज मालिक्यूल पर मुश्तमिल डाईसैकेराइड को माल्टोज कहते हैं। ग्लूकोज और गलैक्टोज पर मुश्तमिल मालिक्यूल को हम लैक्टोज कहते हैं। तो ये माल्टोज जो है ये डाईसैकेराइड है जो अनाज में पाई जाती है। अनाज यानी जो गंदम के दाने होते हैं इनमें जो सीरियल में पाई जाती है उसको हम माल्टोज कहते हैं। तो ये था सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। स्टार्च और सेलुलोज ये पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च और सेलुलोज ये क्या हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। यानी जो लास्ट वाली किस्म है पॉलीसैकेराइड उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च जो होती है ये अनाज की फसलों गंदम, जौ, मकई, चावल वगैरह में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, फसलों में पाया जाता है। अनाज की जो फसलें होती हैं जैसे गंदम, जौ, मकई, चावल
वगैरह में पाया जाता है। और सेलुलोज, ये रुई यानी काटन, जिसको हम काटन बोलते हैं, रुई काटन एक खालस सेलुलोज है। रुई क्या है? एक खालस सेलुलोज है। तो ये था सेलुलोज के सोर्सेज जो हम, ये थे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज जो हमने पढ़े हैं। अब हम इसके इस्तेमालात पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं। हमारा जिस्म ग्लूकोज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता है। हमारा जिस्म जो है ये ग्लूकोज की शक्ल में, किस शक्ल में? ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड की शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का वाहिद कंपाउंड है। वाहिद कंपाउंड है जो क्या कहता है, जो मसल्स एनर्जी हासिल करने के लिए बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो पट्टे होते हैं ये एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, यानी एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज को बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। हमारा जिस्म ग्लूकोज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का वाहिद कंपाउंड है जो मसल्स एनर्जी हासिल करने के लिए बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। दिमाग को एनर्जी के तौर पर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। दिमाग को एनर्जी के तौर पर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फैट्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल के। कार्बोहाइड्रेट को हमारा जिस्म एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ग्लूकोज वो वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जिसको जो हमारा जिस्म है बराह रास्त इस्तेमाल करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करने के अलावा मंदरजा झैल फ़ायदे मुहैया करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करने के अलावा मंदरजा झैल फ़ायदे मुहैया करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के और भी फ़ायदे हैं, वो हम पढ़ते हैं। ये हमारे जिस्म में शुगर लेवल को बरकरार रखते हैं। जिस्म में शुगर लेवल के कम होने के नतीजे में हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी हो सकती है। यानी हमारे जिस्म में शुगर लेवल को भी कार्बोहाइड्रेट बरकरार रखते हैं। जिस्म में शुगर लेवल के कम होने के नतीजे में एक बीमारी लगती है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देने वाले बैक्टीरिया को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे सिस्टम को मदद देते हैं उनको क्या करते हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी मुहैया करते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि डाइटरी फाइबर आंतों को ठीक तरीके से काम करने में मदद देते हैं। डाइटरी फाइबर्स ऐसे फाइबर्स जो हम खाते हैं लेकिन वो हमारे निज़ाम में वो जज़ब नहीं होते, वो हमारी आंतों को ठीक तरह से काम करने में मदद देते हैं। इस तरह फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसलिए जो फाइबरिक फूड होती हैं वो लाजमी तौर पर खुराक का हिस्सा होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो फाइबरिक फूड जो होती हैं ये हमारे खुराक में लाजमी शामिल होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मसल की क्रैम्पिंग से हफाजत करता है। कार्बोहाइड्रेट मसल की क्रैम्पिंग से हफाजत करता है। मसल क्रैम्पिंग यानी जिसे हम हरफ आम में कड़ल कहते हैं, पंजाबी में कड़ल भी बोलते हैं उसको। तो मसल की क्रैम्पिंग मसल का खिंचाव होता है जिसमें काफ़ी सारी पेन होती है, जो मसल हैं वो खींच जाते हैं और जो बाजू है या फिर जो टांग है वो सीधी नहीं हो पाती, वो खिंचाव की शक्ल में ही रहती है। जिस तरह ये डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, इसका यह मसल क्रैम्प है। यहाँ पर इसकी जो लेग है उसके अंदर यहाँ पर पेन है काफ़ी सारी और ये मसल जो हैं यहाँ पर पुल हो चुके हैं। इसको मसल क्रैपिंग कहते हैं, यानी इसको कडल भी हम बोलते हैं। इस तरह इसके मसल का खिंचाव है, ये थोड़ी देर के लिए रहता है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही सही हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ये सही हो जाएगा और इसको मसल क्रैम्प कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्रैम्पिंग से भी हमारी हिफाजत करते हैं। अब दिलचस्प इंफॉर्मेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के सोर्स के तौर पर किस तरह कार्बोहाइड्रेट हमारे जो सेल्स हैं उन तक पहुंचता है। कार्बोहाइड्रेट्स ये डायग्राम है, डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पर लिखा कार्बोहाइड्रेट मुश्किल खुराक जो हमने खाई है, खाने के बाद वो क्या होती है, हमारे मैदा में जाती है, टूटती है, यहाँ पर टूट जाती है, टूटने के बाद शुगर में तब्दील हो जाती है।
तो शुगर में यहाँ पर शुगर में जब तब्दील होगी तो शुगर वो खुराक खून में जज़ब हो जाता है, बदरिया खून मुंतकिली ये मस्कुलर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये डायरेक्ट हमारे सेल्स तक पहुँचती है, वहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाती है। या फिर शुगर जो है ये ग्लाइकोजन में तब्दील होती है और जिगर में ज़ख़ीरा होती है। फिर शुगर जो होती है ये फैट में तब्दील होती है और मोटापा का बायस बनती है। इस तरह जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। हम कार्बोहाइड्रेट खुराक की शक्ल में लेते हैं, ये हमें एनर्जी मुहैया करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लॉन्ग चेन वाले स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सादा शुगर में तोड़ देते हैं। यानी डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे मैदा में काम करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं वो खुराक जो हम खाते हैं लॉन्ग चेन वाले स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को, यानी जो हमने नवाले खाए हैं, जो हमने रोटी और चावल वगैरह जो खाए हैं उनके अंदर स्टार्च होती है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सादा शुगर या ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ग्लूकोज छोटी आंच से खून में बराह रास्त जज़ब हो जाता है। ग्लूकोज फिर छोटी आंच से हमारे खून में बराह रास्त जज़ब हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम यानी ग्लूकोज को जो ब्लड है वो ब्लड स्ट्रीम जो ब्लड की हमारी नालियां हैं, ब्लड जहाँ पर दौड़ता है तो ब्लड ग्लूकोज को मसल्स तक ले जाती है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। तो फिर ये मसल में जब पहुँचती है तो मसल इसको इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर जिगर में इनको ज़ख़ीरा कर लेता है और मोटापा का बायस भी ये फैट्स की शक्ल में स्टोर भी हो जाते हैं। अब डेक्सट्रोज का ड्रिप में इस्तेमाल। डेक्सट्रोज ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। डेक्सट्रोज ग्लूकोज या डेक्सट्रोज एक ही इनकी किस्म होती है। ग्लूकोज की भी ड्रिप होती है, डेक्सट्रोज की का ड्रिप्स में इस्तेमाल। डेक्सट्रोज एक क्रिस्टलाइन ग्लूकोज है। डेक्सट्रोज क्या है? ग्लूकोज है, स्टार्च वाली खुराक में पाई जाने वाली कुदरती शुगर। ये जिस्म को सादा कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करता है जो आसानी से सादा अज्जा में मुनक़सिम हो जाते हैं। डेक्सट्रोज सोल्यूशन मुख्तलिफ कंसनट्रेशन में मिलते हैं। इनको मरीज़ की वेन में बराह रास्त दाखिल किया जाता है जो इंट्रावेनस थेरापी कहलाती है। ये आम ड्रिप सिस्टम कहलाता है। तो ड्रिप इस तरह से आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा कि बाद मरीज़ों को जो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको फिर ये ड्रिप्स लगाई जाती है। उनको नर्सिस और डॉक्टर जो है वो ड्रिप लगा देते हैं, ये वेन के अंदर लगाई जाती है और ये एनर्जी फ्राहम करने का एक ज़रिया है। मरीज़ को एनर्जी फ्राहम करने का एक बहुत ज़रिया है क्योंकि ये ग्लूकोज की शक्ल में होता है और ये जिस्म को बराह रास्त जो है ये मिल जाती है एनर्जी और जो मरीज़ है वो तंदुरुस्त की जानब बढ़ता है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। खुद जो हमने सवाल हल करने हैं वो हैं पेपर में। कार्बोहाइड्रेट की तारीफ़ करें। कार्बोहाइड्रेट की जो तारीफ़ है ये हमने पहले भी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। कार्बोहाइड्रेट की तारीफ ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। तो ये थी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन ये पहले भी याद की हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। दूसरा सवाल है डाइसैकराइड के ख़वास बयान करें। तो डाइसैकराइड जो होते हैं ये हाइड्रोलाइज होने पर मोनोसैकराइड के 2 यूनिट्स देते हैं। डाइसैकराइड हाइड्रोलाइज यानी पानी के अंदर जब हम इनको हल करते हैं तो ये क्या करते हैं? 2 यूनिट्स देते हैं मोनोसैकराइड के। ये हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल क्या है? ग्लूकोज के बनने की मतवाजन कीमियाई मसावत। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये 6CO2 प्लस 6H2O इजिकल टू सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल है और ये बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये वाला जो है ग्लूकोज की बनने की मतवाजन कीमियाई मसावत है। अब हम चौथा सवाल पढ़ते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस, ये है सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर ये सवाल इसके अंदर आएगा सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की मतवाजन की। सुक्रोज जो होता है ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो वाटर के अंदर जब हम इसको हल करते हैं तो सुक्रोज को C12H22O11 सुक्रोज है। सुक्रोज को जब हम पानी में हल करते हैं HCl की मौजूदगी में थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये बन जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये फ्रुक्टोज बन जाता है। ये बड़ी ही आसान
सी मसावात है, इसमें सुक्रोज का आपने C12 I22O11 ये याद करना है प्लस H2O। तो ये दो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं, एक को फ्रुक्रोज एक को ग्लूकोज लिख देना है। ये मसावात आपकी हल हो जाती है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला ये लिखा हुआ है हमने। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ये है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ये है कि ग्लूकोज जो होता है इसके ऊपर ग्लूकोज का ये वाला ग्लूकोज का यहाँ से यहाँ तक ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है। दो तरह से ग्लूकोज को लिखा जा सकता है। ये ओपन चेन फार्मूला है जिसमें CH2OH C यहाँ पर है, यहाँ पर CHOH CHOH और CHOH CHOH और CH डबल बॉन्ड O। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये फार्मूला आपने लिख लेना है। इसमें 6 कार्बन के आइटम है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के आइटम है। और पहले जो कार्बन है उसके साथ CH2OH जुड़ा हुआ है, बाकी के साथ OH OH और फिर ये OH और OH फिर C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये ग्लूकोज का निशानी है ग्लूकोज की। बाकी अगर ये देखें ये फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर फार्मूला है जिसमें ये ऑक्सीजन है और CHOH है, यहाँ पर CHOH CHOH और CHOH CH2OH है। तो ये था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला। ये बड़ा ही आसान फार्मूला है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमालात जो हमने पढ़े हैं। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।